जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज के वीडियो में हम बीएड के एग्ज़ाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेपर 2 में हम समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। देखिए, पेपर 2 का हम बताए हुए थे, लगभग आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका फुल तैयारी हो जाएगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो पेपर 2 में जो है फर्स्ट ईयर का पेपर, इसमें आप समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम जो है लगभग आपको 11 क्वेश्चन बता चुके हैं। 11 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे चर्चा करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हम इससे पहले बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है पेपर 2 का, तो वहाँ से आप देख के अपना तैयारी क्वेश्चन नंबर 11 तक कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है इस वीडियो में बताएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन में क्या बाधाएं हैं। तो शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में जो बना हुआ था, 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 से जो है लागू हुआ, 2010 से। तो इसके लागू करने में जो है क्या बाधाएं हो रही है, इस पे जो है प्रकाश डालना है या इसका वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण मतलब होता है कि भारत में जितने भी लोग हैं तो प्राथमिक शिक्षा जो है सभी लोगों तक पहुँचे, जो है यही होता है सार्वभौमिकरण। ठीक है, से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इस पर चर्चा करना है। तो 12 और 13 जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। देखिए, क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में क्या बाधा है। तो हम बताए हुए थे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में बना हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से जो है ये लागू हुआ। इसको लागू करने में जो है क्या बाधाएं हो रही है, उस पर जो है चर्चा करना है। तो आइए इसको फुल तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। हम आप लोग को गारंटी देते हैं कि यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो दो क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, यदि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपसे यह नहीं छूटेगा, यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आइए देखते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कमियां क्या क्या हैं उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2009 में लागू हुआ। देखिए, अधिनियम जो है 2009 में बना हुआ था और इसको लागू करने के लिए जो है 1 अप्रैल 2010 से जो है यह लागू हुआ। यद्यपि केंद्रीय सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षा, पहले जानते हैं कि शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, जिस पे केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है, मगर जब केंद्र और राज्य का दोनों कानून एक दूसरे को विपरीत करता है तो केंद्र का कानून जो है मान्य होगा। ठीक है, तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है। देखिए, से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान चलाई गई थी। तो देखिए, ये जो है कि यदि केंद्र सरकार ने जो है ये शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, इसके लिए जो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान जो है चलाई गई थी, परंतु सरकार की ओर से संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार एक्ट पास किया गया। यह अधिनियम यदि प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम हमारे समक्ष मतलब हो जाएंगे या दिखेंगे, इसका समक्ष जाएंगे, जो देश के विकास में सहायक होंगे। परंतु फिर भी इस अधिनियम में कुछ कमियां हैं जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस अधिनियम में 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम में क्या कमियां हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो यही पूछा जा रहा है कि बाधाएं या कमियों को बताना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, लगभग आपको 8-9 प्लस कमियां बताएंगे। आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, राज्य को फंड के बारे में स्पष्ट आदेश नहीं। देखिए, शिक्षा के अधिकार एक्ट या अधिनियम में राज्य सरकार को फंड के बारे
में स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 7(1), याद रखिएगा, अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर फंड की व्यवस्था करेगी। यह फंड किस अनुपात में होगा, इसके बारे में अधिनियम में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इस फंड में, इस अधिनियम में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो है फंड की व्यवस्था नहीं की गई है कि राज्य सरकार कितना देगा, केंद्र सरकार कितना देगा। इसमें जो है संयुक्त रूप से राज्य और केंद्र सरकार जो है मिल के ये मतलब चलाएगी, मगर फंड की व्यवस्था नहीं की गई है कौन कितना देगा। तो आइए दूसरा देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा तक सीमित। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो पारित किया गया था, यह जो है केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित था। प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से 5 तक ही सीमित था। ठीक है, अर्थात बच्चों की माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है इस अधिनियम में। इस प्रकार बच्चों की माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति धुंधली हो जाती है, जो अधिनियम या एक्ट में जो है कमी दिखाई देती है। तीसरा है मानसिक प्रताड़ना परिभाषित नहीं। तो मानसिक प्रताड़ना परिभाषित नहीं मतलब विद्यालय में जो है टीचरों के द्वारा विद्यार्थी पे जो मारपीट या जो भी मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए, अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार इस बात की व्यवस्था की गई है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी तथा यदि दंड या प्रताड़ना देता है तो धारा 17(2) के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही का भागीदार होगा। मतलब कि यदि कोई भी टीचर बच्चे को दंड या प्रताड़ना देता है तो धारा 17(2) के तहत जो है उस पर अनुशासनिक कार्यवाही मतलब कानून के समक्ष उसे जो कार्रवाई होती है टीचर पे, वह जो है की जाएगी। देखिए, अधिनियम में मानसिक प्रताड़ना के बारे में कुछ भी परिभाषित नहीं है, जिससे यह शिक्षकों के विरुद्ध अभिभावकों या स्कूल समिति के पास प्रयोग योग्य उचित हथियार है। मतलब जो है इसमें मानसिक प्रताड़ना को जो है ये परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण जो है यह जो है शिक्षक के विरुद्ध हो गया। उसके बाद जो स्कूल समिति है उसके पास एक उचित हथियार हो जाता है इस चीज़ को लेके। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। देखिए, शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य। देखिए, शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य क्या होता है कि शिक्षकों का मुख्य कार्य जो है पढ़ाना होता है, उससे जो है अदर काम भी करा लिया जाता है। जैसे जनगणना का कार्य हो गया, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ड्यूटी दे दिया, तो ये सब कार्य नहीं करवाना चाहिए। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम में दिया गया है, मगर देखिए इसमें दिया क्या गया है। देखिए, अधिनियम की धारा 27 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षक को अशैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। मतलब अशैक्षणिक कार्य क्या होता है वो समझिए कि जो शिक्षा से संबंधित नहीं हो तो उसमें नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, देखिए, जबकि इसी धारा में उन्हें जनगणना, मतदान का कार्य तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है। यह सब जो है ये शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत सरकार ने इसे रखा है, इसलिए जो है ये सब के कार्य के लिए टीचर को लगा दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, है यह प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों से अशैक्षणिक कार्य लेने की अनुमति दे रहा है। यह शिक्षकों को अशैक्षणिक कार्यों से बाहर नहीं रखता है। मतलब अशैक्षणिक कार्य से जो है जो कार्य में लगाया जाता है, जनगणना का कार्य हो गया, मतदान का कार्य हो गया, इलेक्शन ड्यूटी हो गया, आपदाओं में लगाए गए टीचर को जो है यह जो अशैक्षणिक कार्यों से बाहर नहीं रखता है। देखिए, पाँचवा है निजी विद्यालयों का फीस संबंधी स्पष्ट आदेश नहीं। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल में जो है फीस के लिए जो एक है स्पष्ट आदेश जो है सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। यह भी एक मुख्य जो है कमियां है। देखिए, अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि निम्न एवं कमजोर वर्ग के विद्यार्थी यदि प्राइवेट या निजी विद्यालयों में दाखिल लेते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस सरकार के द्वारा दी जाएगी। देखिए, जो कमज़ोर वर्ग है या दुर्बल वर्ग है वो जो है निज प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसकी ट्यूशन फीस जो है ये सरकार के द्वारा दी जाएगी तथा उनसे किसी भी प्रकार की अन्य राशि ग्रहण नहीं की जाएगी। कोई भी प्रकार की राशि जो है निम्न एवं कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी। इससे अन्य विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ पड़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा निम्न एवं कमज़ोर वर्ग के अलावा और सभी जो विद्यार्थी हैं उन पे जो है आर्थिक बोझ जो है ज़्यादा पड़ जाता है। यह भी एक तरह से कमियां है इस शिक्षा नीति में। देखिए,
विद्यालय समिति के बारे में स्पष्ट नहीं। देखिए, अधिनियम की धारा 21(1) के अधीन विद्यालय स्तर पर प्रबंधक कमेटी के गठन के बारे में कहा गया है, परंतु सदस्यों के चयन के बारे में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जिस कारण विद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन सकता है। तो धारा देखिए, विद्यालय समिति का गठन के बारे में कहा गया है, मगर इसको स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह किस चीज़ के लिए है, जिसके कारण जो है विद्यालय जो है एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है। आइए आगे देखते हैं। 7वां पॉइंट है अनुसूची, इसको देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, अनुसूची में कमियां। देखिए, अधिनियम में शामिल अनुसूची में विद्यालय के नियम एवं स्तर के बारे में बताया गया है, परंतु शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तकालय, खेल क्रीड़ा सामग्री आदि के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यह इसकी कमी या दोष बनकर उभरा है। देखिए, इसमें जो है शिक्षण अधिगम के बारे में या विद्यालय की अनुसूची के बारे में तो ये बताया गया, नियम एवं स्तर के बारे में बताया गया, मगर इसमें शिक्षण अधिगम के लिए जो है जो खेल क्रीड़ा होता है, खेल क्रीड़ा किया जाता है विद्यालय में, पुस्तकालय में वो होना चाहिए विद्यालय में, और सामग्री होना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जिसके कारण जो इसमें एक कमियां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कमियां दिखाई देती है। देखिए, 8वां पॉइंट है शिक्षकों के लिए उचित वेतन या भत्तों पर मौन। देखिए, अधिनियम की धारा 23 एवं 24 के अधीन शिक्षकों के लिए योग्यताएं, सेवा शर्तें तथा कर्तव्य निश्चित कर दिए गए हैं, परंतु शिक्षकों के उचित वेतन के बारे में अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं करता है। तो शिक्षक उचित वेतन के बारे में कोई, और वेतन और भत्ते के बारे में जो है इस अधिनियम में कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। ठीक है, देखिए, उपरोक्त में हम शिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 की कमियों के बारे में विस्तृत चर्चा करके आए हैं। यद्यपि अधिनियम अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु उपरोक्त कमियों को दूर करके इस अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकता है। जो कमियां बताए हैं इसको जो है दूर करके जो है यह अधिनियम को जो है प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन देख लिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है। तो सार्वभौमिकरण हम बता ही दिए कि भारत है, भारत में जितने भी प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं 6 से 14 वर्ष के, तो उनके लिए सभी के लिए जो है शिक्षा एक तरह से सब पे पड़े, तो यही होता है सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो है इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षा का सर्वव्यापीकरण। शिक्षा का सर्वव्यापीकरण मतलब सभी के लिए जो है शिक्षा एक तरह से दे देना। ठीक है, देखिए, शिक्षा मानव शक्ति संवर्धक की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उच्चतर जीवन स्तर एवं बेहतर गुणवत्ता है। मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र 1948 में कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। भारत में वैदिक काल से ही शिक्षा की समृद्ध परंपरा रही है, किंतु यह समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित थी। सामान्य जनमानस के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी वैदिक काल में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सभी के लिए शिक्षा की मांग को 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा रखा गया। इसके पश्चात महात्मा गांधी एवं जाकिर हुसैन 1937 ने इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर जो है जोर दिया। किसने? महात्मा गांधी और जाकिर हुसैन ने। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय संविधान में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण की संकल्पना। तो भारत में जो है प्रारंभिक शिक्षा को देने के लिए सर्वव्यापीकरण किस तरह से किया गया, इसकी संकल्पना क्या है, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने से है। देखिए, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उसको प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो है 1 से 8 क्लास तक की शिक्षा के लिए सभी को उपलब्ध कराना जो है यह आवश्यक है। इसका लक्ष्य है अमीर गरीब, शहरी
एवं सुदूर ग्रामीण। देखिए सुदूर ग्रामीण क्या होता है, जो स्कूल जो है कोई भी ग्रामीण बस्ती से ज़्यादा दूर स्कूल है उसी को कहते हैं सुदूर ग्रामीण। सभी बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा में सर्वव्यापीकरण से तात्पर्य यह भी है कि सभी को प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त शिक्षा के साथ स्टेशनरी, ड्रेस, मध्याह्न आदि उपलब्ध कराने से है। तो प्रारंभिक शिक्षा को यदि सबको दिया जाए तो इसमें सबसे पहले मुफ्त शिक्षा दी जाए, फिर उसको जो शिक्षा के लिए कॉपी किताब जो है वो दिया जाए, ड्रेस दिया जाए और मध्याह्न भोजन भी कराने की व्यवस्था है। देखिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के 3 चरण हैं। आइए तीनों चरण को देखते हैं। देखिए पहला चरण है सुविधाओं का सर्वव्यापीकरण। देखिए प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक गांव में प्राथमिक शिक्षा खोलने होंगे। स्कूल ऐसे स्थान पर खोले जाएं जहां पहुंचने में छात्रों को कठिनाई ना हो। दूसरा है नामांकन का सर्वव्यापीकरण। इसका तात्पर्य सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दिलाने से है। साधारणतः देखा जाता है कि बहुत से लड़कियां एवं लड़के इसमें प्रवेश नहीं लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति प्रायः क्षेत्रों से जो है बदतर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो है लड़के और लड़कियां जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है ये एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस जो है और अन्य शहरी क्षेत्रों से जो है ग्रामीण क्षेत्र इसका जो है बदतर स्थिति दिखाई देती है नामांकन की के में। देखिए तीसरा है टिके रहने का सर्वव्यापीकरण। यदि कोई भी विद्यार्थी या लड़के या लड़कियां स्कूल में यदि नामांकन ले लेते हैं तो वह शिक्षा के अंत पूरा होने तक जो है उससे निकल जाते हैं। तो वही है टिके रहने का सर्वव्यापीकरण। देखिए इसका तात्पर्य प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के पश्चात शिक्षा के समापन तक स्कूल में बने रहने से है। साधारणतः देखा जाता है कि अनेक विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ देते हैं। देखिए इस प्रकार उपरोक्त तीनों प्रकार का सर्वव्यापीकरण अनिवार्य है। राज्य का वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी जिससे वह बिना किसी बाधा के अपनी 8 साल की शिक्षा पूरी कर सके। राज्य को यह सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा जिससे जो है 8 साल की जो शिक्षा है वह पूरी किया जा सके। 6 से 14 वर्ष के बीच में जो है 8 साल होता है, यह 8 साल की शिक्षा जो है पूर्ण कर सके। देखिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 45 भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व जो है इसके आर्टिकल 45 में राज्य को सुझाव दिया गया है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। चूँकि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय था। देखिए 42वां संविधान संशोधन से पहले जो है शिक्षा जो था वह राज्य सूची का विषय था, मगर 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद जो है शिक्षा जो है समवर्ती सूची का एक विषय बन गया, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। देखिए इसलिए इस विषय पर कोई राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पाई। सन 1966 में कोठारी आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले हम बताए हुए थे कोठारी आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी, तो आप जाके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। कोठारी आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम दिए हुए हैं। ने देश के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। इसी तरह 1974 में घोषित बाल नीति 1986 की नई शिक्षा नीति एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। देखिए नई शिक्षा नीति के बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी दिए हुए हैं, इसलिए अभी यहाँ पर जो है ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप पूरा देख लेते हैं 1986 की नई शिक्षा नीति, हम काफ़ी लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो में हम बताए हुए हैं ये संपूर्ण तरीके से। तो यदि आप देख लेते हैं तो यहाँ समझने का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले भी आप जाके ज़रूर देखें यह वीडियो देखने के बाद। देखिए नई शिक्षा नीति एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत प्रयास किए गए हैं, किंतु हर बार दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आती रही है। भारत में 1992 में संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार चार्टर का हस्ताक्षर किए थे। इस चार्टर की धारा 8 में
प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की बात कही गई है। आज तक भारतीय शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया था कि जो भी 1992 के संयुक्त राष्ट्र में जो बाल अधिकार चार्टर में जो भारत ने साइन किया है, इसमें के धारा 8 में के तहत जो है यह कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है सभी के लिए अनिवार्य है और सरकार जो इसे निःशुल्क जो है किया जाए, कराया जाए। आज तक ये देखिए यह जो है भारत के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 1993 के उच्चतम न्यायालय, देखिए ये आप याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय 1993 में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस थे यानी उन्नी कृष्णन, काफ़ी आप महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। 1993 के उच्चतम न्यायालय के जस्टिस उन्नी कृष्णन का फैसला, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्देशित 14 साल की उम्र तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की बात कही गई थी। उन्नी कृष्णन ने ही फैसला दिया था कि 14 साल तक के बच्चे को जो है मौलिक अधिकार उसको प्राप्त हो शिक्षा के लिए। उन्नी कृष्णन फैसले के फलस्वरूप ही 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के रूप में जीवन के अधिकार के अधिकार के अंतर्गत जो है रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। देखिए इनके साथ जो है अनुच्छेद 21 को में जो है जोड़ा गया है, शिक्षा के मौलिक अधिकार में के रूप में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार कानून जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ भी उन्नी कृष्णन फैसले का जो है प्रतिफल है। देखिए शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास, तो आइए देखते हैं सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मई 1998 में चलाया गया था। इसमें जो कहा गया था कि इसका लक्ष्य था 2007 तक से साक्षरता दर 75% तक लाना। इसे प्राप्त करने के लिए विद्यालयी शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1998 के तहत 2007 तक जो है साक्षरता दर 75% को जो है प्राप्त करना था और प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देना था, मतलब उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देना था। दूसरा है महिला समाख्या योजना 1989। इसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है महिला समाख्या योजना 1989 के तहत। देखिए तीसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994। वर्तमान समय में यह योजना 18 राज्यों के 273 जिलों में कार्यरत है। इस योजना का 85% खर्च केंद्र सरकार द्वारा एवं 15% खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 के तहत। चौथा है मध्याह्न भोजन योजना जो 15 अगस्त 1995 में चलाया गया था। इसके उद्देश्य या ये नामांकन बढ़ाना है। देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के मेन उद्देश्य जो है इसमें नामांकन, विद्यालय में जो है नामांकन को बढ़ाना है, उपस्थिति बढ़ाना है, साथ ही साथ पोषण स्तर में सुधार भी करना है। पाँचवा है सर्व शिक्षा अभियान 2001। देखिए इसके अंतर्गत देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार यानी केंद्र एवं राज्य एवं जन समुदाय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों, मलिन बस्तियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए चलाई जा रही है। यह लक्ष्य आधारित कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य था 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बालक बालिका एवं सामाजिक अंतर को समापन करते हुए 8 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित हो सके। यह लक्ष्य अब बढ़कर 2015 तक कर दिया गया था। ठीक है। देखिए छठा है कि साक्षर भारत, यह भी सरकार के द्वारा चलाया गया था 8 सितंबर 2009 को। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि लैंगिक विभेद एवं सामाजिक विषमता समर्पित एवं शिक्षा का आधुनिकीकरण इसका मुख्य लक्ष्य था। उसके सातवां शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से जो लागू हुआ है उसमें क्या कहा है, यह कानून प्रत्येक बच्चे यानी 6 से 14 वर्ष को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। इस कानून के प्रमुख तथ्य है तो नई शिक्षा नीति जो 19 शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसकी प्रमुख तथ्य क्या क्या है उसको देखते हैं। देखिए छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 है, मतलब 30 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक होगा। 15 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी।
निजी विद्यालयों में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए होगा। विद्यालय में दाखिले के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी। भवन, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का उचित प्रबंध होगा। अध्यापक एवं प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होगा। उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन होगा। देखिए, उपयुक्त अधिनियम आरटीई के अस्तित्व में आने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर यानी 8 तक शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी प्राप्त हो गई है। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम में। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, आरटीई अधिनियम में उन संरचनात्मक खामियों का निदान पेश किया गया है जो बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए विवश कर देते हैं। मतलब आरटीई में जो है उस संरचनात्मक खामियों को जो है निदान पेश किया गया है, जिसमें जो विद्यालय से जो है बच्चे क्यों छोड़ देते हैं उनके बारे में कहा गया है। ऐसे बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनकी आयु और योग्यता के अनुकूल कक्षा में प्रवेश दिया जाए। अधिनियम बच्चों के अनुकूल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देता है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण संबंधी प्रमुख कार्यक्रम जो चलाए गए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हम लगभग 12-13 को बताएंगे, आप इसे ध्यान में जरूर रखिए। प्राथमिक शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। तो आइए उसको देखते हैं। पहला है अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। दूसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो 1986-87 में चलाया गया था नई शिक्षा नीति के तहत। ये प्रौढ़ मतलब जो है प्रौढ़ शिक्षा के लिए था। प्रौढ़ मतलब प्रौढ़ नहीं, ये आपको जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तीसरा है बेसिक शिक्षा कार्यक्रम। चौथा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। पाँचवा है जनशाला कार्यक्रम, ठीक है। छठा है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम। सातवां है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी NLM, ठीक है। आठवां है सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, सर्व शिक्षा अभियान। नौवां है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। 10वां है स्कूल चलो अभियान। 11वां है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। 12वां है मध्याह्न भोजन योजना। ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया गया था। देखिए, आज प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। वर्तमान संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा का केवल पढ़ना लिखना एवं साधारण गति तक सीमित न रखकर उसे प्रभावी एवं जीवनोपयोगी बनाने की आवश्यकता है। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण हो। विश्व के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है कि समृद्धि एवं खुशहाली का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है। मतलब कि भारत में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी समृद्धि जो है या खुशहाली गांव के रास्ते से होकर गुजरता है। अतः आवश्यक है कि गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में हमें पुनः सुधार करना होगा। हमें शिक्षा के क्षेत्रीय असमानता को भी कम करना होगा। इसके लिए विकसित राज्यों की रणनीतियों को अपनाना जाना चाहिए। शिक्षा अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र वस्तु नहीं है, यह हमारे सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से प्रभावित होती है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव विकास के अन्य कार्यों के लिए समग्र रूप से योजनाएं क्रियान्वित जो है की जाए। तो देख लिए दूसरा क्वेश्चन भी। देखिए, आने वाले वीडियो में आपको कौन सा क्वेश्चन बताएंगे वह भी देख लेते हैं। देखिए, आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार पर प्रकाश डालें। और दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य की विवेचना कीजिए। जो भी पॉलिटी में विश्वास रखते हैं, पॉलिटी में मतलब पॉलिटी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आने वाले वीडियो में ज़रूर देखें। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में दे देंगे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल दीजिएगा, आपको वहीं पे प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।